हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो वीडियोस थोड़ा सा सेंड करने में क्या हो गई थी, उल्टी सीधी हो गई थी वीडियोस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप तो इतने कैपेबल, इतने इंटेलिजेंट हो कि आप ये पहचान सको कि कौन सी वीडियोस कब डलनी चाहिए। ठीक है और सबसे बड़ी बात है, अपनी वीडियोस हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ऐसा ये जरूरी नहीं है कि यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा, दूसरा पार्ट पहले देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। नहीं, न्यूमेरिकल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस पार्ट के न्यूमेरिकल आपको पहले करने को मिले आप उनको कर लीजिए। ठीक है, वीडियोस तो सेंड होंगी आप तक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ये मैं आज क्लास ले रही हूँ, ये आपकी 2 दिन की क्लास है। समझे? कितने दिन की क्लास है? 2 दिन की क्लास है। मैं इसको 2 दिन की क्लास क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दोनों दिन जो बच्चे ग्रुप से ऐड है, मैं नॉर्मल यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमसे कनेक्टेड है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हमारे ग्रुप से भी कनेक्टेड है, जिनको डेली बेसिस पे ये होमवर्क भेजा जाता है। मैं उन बच्चों की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जिन बच्चों को डेली बेसिस पे ये होमवर्क भेजा जाता है, उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि ये क्लास 2 दिन की क्लास है। दोनों दिन ग्रुप में एक ही क्लास सेंड की जाएगी। थोड़ी लंबी क्लास है और इसमें चैप्टर 1 में पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। चैप्टर 1 में जो अपने 9 से 10 न्यूमेरिकल बच्चे हैं वो कंप्लीट कराएंगे। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब कुछ आपको 2 बार में सेंड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्या है? विद्युत आवेश Q को 2 भागों Q1 में Q2 में विभक्त करके R दूरी पर रख दिया जाता है। 2 आवेश हैं आपके Q1 और Q2। इसको 2 आवेशों में विभक्त किया जा रहा है, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है कि दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम होने की शर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो मैथ के स्टूडेंट है वो इस जब मैथ में पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन पढ़ेंगे, अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियां पढ़ेंगे, तब वो ये भी पढ़ेंगे साथ में कि इसमें दोनों में से एक ही एलिमेंट रहना चाहिए, या तो Q1 रहना चाहिए या Q2 रहना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से यहां लिखूंगी समीकरण 1 से Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q माइनस Q2। समीकरण 2 में Q1 का मान रखने पर, Q1 का मान रखिए, क्या आएगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। इसको पूरा खोल लीजिए एक बार। के Q1 Q अपॉन R स्क्वायर माइनस के Q1 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 पहुंच गए यहाँ तक? इसको हमने प्रॉपर खोल लिया है। अब हम क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमम मिनिमम अधिकतम न्यूनतम की स्थितियां आती हैं तब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? Q1 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज Q तो कांस्टेंट है ना। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 का Q1 के सापेक्ष अवकलन करने पर df अपॉन dq1, d अपॉन dq1। पहला एलिमेंट क्या होगा? के Q1 Q अपॉन R स्क्वायर माइनस d अपॉन dq1, सॉरी d अपॉन dq1 के Q1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, k को q को R स्क्वायर को बाहर निकाल लो, Q1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस k अपॉन R स्क्वायर, Q1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको उतार लीजिए।
क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। बेटा यदि नहीं उतार पाए हो तो वीडियो को पॉज कर देना। अब देखिए क्या होगा, यह लिखेंगे अधिकतम व न्यूनतम की स्थिति में, अधिकतम और न्यूनतम की स्थिति में क्या होता है, df अपॉन डी क्यू वन हो जाता है 0 के बराबर। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2k/q1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा बीच में माइनस है तो बराबर के हम दूसरे साइड में इसको हम ले जाएंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, q1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q अपॉन 2। ठीक है, अब जब q1 ही q अपॉन 2 आ गया तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, रुकिए मार्कर चेंज कर लेती हूँ। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। q इज इक्वल टू q1 कितना आया, q अपॉन 2 प्लस q2। q2 कितना हुआ, q माइनस q2। q2 भी कितना हो गया, q अपॉन 2। तो देखिए q1 और q2 दोनों q अपॉन 2 के बराबर हो रहे हैं। अब फटाफट से इसको उतार लीजिए आप। डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 8, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेशों, अब देखो ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, माइनस क्यू प्लस के 2q, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है a। नामकरण कैसे किया गया है, इसका नाम a है, इसका b है और इसका c आपको दिया हुआ है। ABC पर चित्र 1.30 के अनुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान है, इससे पहले मैंने आपको एक ट्रायंगल की स्ट्रक्चर करवाई थी और उसके अंदर मैंने इक्विटोरियल ट्रायंगल की वजह से क्या करवाया था कि एक मतलब कि इस टाइप से ट्रायंगल था, वो इस वाले पॉइंट की वजह से इधर फोर्स लग रहा था, इस वाले पॉइंट की वजह से इधर फोर्स लग रहा था, और बीच में हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 करके हमने निकाला था। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, P1 P2 और ये बीच में हमको P निकालना है। एंगल हमको पता ही है, समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज, ठीक है। 60 डिग्री होता है, तब अब हम क्या करेंगे,
निकालेंगे। देखिए इसको, अब आप तो जानते हैं ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, तो जो P1 और P2 है वो तो कैसा होगा, बराबर। ठीक है, तो जो P निकलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब यहां आप लिख सकते हो, क्योंकि P1 इज इक्वल टू क्या है कि P2 है, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, 60 है। तो P कितना आ गया, P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 को भी P1 लिख दिया, cos 60। P इज इक्वल टू क्या हो गया, 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर cos 60। P क्या बाहर निकाल लिया हमने, 2P1 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। तो 2P1 का स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो वो भी अंडर रूट में ही निकलेगा, अंडर रूट 2P1। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस cos 60। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2P1। cos 60 की वैल्यू बता सकते हैं आप, sin 30 की वैल्यू जो होगी वही cos 60 की होगी, मतलब कि 1/2 अंडर रूट 2P1 अंडर रूट 3/2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, अंडर रूट 3P1 बचा। क्या होगा, P1 क्या होगा बता सकते हैं आप, क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो चार्ज क्या है यहाँ पर, Q है, डिस्टेंस क्या है, A है। लीजिए आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा देख लीजिए, और जिनको समझ में आ गया है वो इसको फटाफट से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमको करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करना है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 10 हमको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम नहीं करेंगे। इसको करने के बाद अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, ये चीज तो बहुत पहले लिख देनी चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। 4 गुना 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव की होती है ये। 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक सेकेंड परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो बलागुण की गणना कीजिए। बलागुण मतलब टॉर्क हम निकालते हैं, तो हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Pe साइन थीटा। P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁴ साइन 30। बिल्कुल इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व आपको खुद करना है, मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व आपको करना है। फटाफट से इस थीम को उतार लीजिए, आंसर आपके सामने है ही, फटाफट उतारिए। और जिन्होंने उतार लिया है वो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। एक बार सेल्फ आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ पढ़ने के लिए, उसे आप पढ़िए।
पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्या कह रहा है ये। दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। R कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलाम है। तो Q1 प्लस Q2 आपको कितना दे रखा है? 20 माइक्रो कूलाम। हो गया। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को, पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। अब दोनों आवेशों के मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमारे पास Q1 Q2 नहीं है तो हम F इंटू R² अपॉन के लिख सकते हैं ना। Q1 Q2 F की वैल्यू कितनी है? ये रही 0.075 इंटू R² 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तभी तो मैं इन क्वेश्चनों को अधूरा अधूरा कराती हूँ कि अपन इन क्वेश्चनों में, इस टाइप के क्वेश्चनों में पूरा समय दे सके। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 से 9 कट गया, ठीक है। Q1 इंटू Q2 कितना आ गया? 0.075 इंटू 10 की पावर -9। ये हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फिर यह वापस लिखो हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। देखिए थ्योरी वाइज क्वेश्चन है लेकिन जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो पूरी थ्योरी के अंदर नहीं है, तो डिफरेंट हुआ ना। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4Q1 Q2। कहीं ना कहीं लाइफ में आपने इस फॉर्मूले को जरूर देखा होगा एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ मैं लिखती हूँ Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बताइए? आपको दोनों का ऐड दिया हुआ है पहले से ही, दोनों का ऐड दे रखा है तो आप वही लिखेंगे। क्या दे रखा है? 20 माइक्रो कूलम -6 का स्क्वायर -4। अब आप ऐसा कीजिए कि इसको यहाँ 6 की पावर 12 बनने वाली है तो अभी तो फिलहाल इसको ऐसे कैसे लिखो। देखो अब हम इसको सॉल्व करते, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। 400 इंटू 10 की पावर -12 -4 इंटू, इसको भी 10 की पावर -12 बना लेते हैं। बन गई पावर से Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर 400 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? पावर लगा दी 10 की पावर -12, तो मतलब Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 100 इंटू 10⁻⁻12। और यदि से और अंडर रूट में अगर हम इसे कर दें Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा? 100 का तो 10 और इसका -6, ठीक है। अब देख रहे हो आप Q1 माइनस Q2 कितना आ रहा है? 10 माइक्रो कूलम, क्योंकि इसको तो माइक्रो बोलते हैं ना। Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? 20 माइक्रो कूलम। Q1 माइनस Q2 कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम। अब हमारे पास स्पेस थोड़ा सा पड़ गया है कम, तो इसे आप फटाफट से उतार लीजिए। उतार लीजिए। अब हमको सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये
दो इक्वेशन चाहिए, Q1 माइनस Q2 10 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम। तो ये पूरा हटा रही हूँ। समीकरण 1 व 3 से Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम, Q1 माइनस Q2 10 माइक्रोकूलम। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं तो क्या करूंगी, इनको जोड़ने पर डायरेक्ट कर लूंगी। मैं इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2Q1 इज इक्वल टू 30 Q1 कितना आ गया, 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, जब ये आंसर आ गया तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। 15 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ गया, 5 माइक्रोकूलम। और ये आ गया हमारा आंसर। फटाफट से उतारिए, नोट करते जाओ हाथ के हाथ। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो सेकंड चैप्टर के लिए आएगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी न्यूमेरिकल की जब भी वीडियो बनाऊं तो इतनी लंबी वीडियो मैं उसको बना दूं कि आप 2 दिन तक काम चला सके। ऐसा नहीं हो कि 1 दिन में ही काम करना है, बट ये वीडियोस आपको 2 दिन सेंड की जाएगी सेम सेम। अगर ग्रुप्स में सेंड करूंगी तो दोनों दिन सेम वीडियो सेंड की जाएगी, तो कोई भी बच्चा ये कमेंट ना करे कि मैम यही वीडियो वापस सेंड कर दी है। ठीक है, फिर कुछ बच्चे हैं बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं चीजों को, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो सबको साथ में लेके चलना है। और यदि 2 दिन चलती भी है तो आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हो गया है जिसका क्वेश्चन नंबर 12 को 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, 10 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है माइनस के 10 माइक्रोकूलम। जब प्लस माइनस हो और सेम चार्ज हो तो ये द्विध्रुव के जैसे वर्क करते हैं। आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये जो हम A मानते थे या D मानते थे, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। इसको वैसे हम 2D मानते हैं ना, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। इनकी अक्षीय रेखा व निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब आपको क्या दिया हुआ है, A दी हुई है डिस्टेंस, या फिर R कितना दिया हुआ है 6 मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करो। इसको जब किया तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर आया। इसको जब चेंज किया तो 10 -2 मीटर आया। ठीक है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में क्या लिखूंगी, अक्षीय स्थिति में E क्या होता है 2kp/r², 2kp/r³, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 2k की वैल्यू 9 × 10⁹। P क्या होता है Q × D। Q कितना है 10 माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶। D डिस्टेंस कितनी है 2 × 10⁻⁻2। R³ R कितना है घेरा। काफी बच्चों को तो यही पता नहीं चल पाता कि D कौन सा है R कौन सा है। तो D तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होती है, और जो R होती है वो केंद्र से दूरी होती है। Q। अब बताओ इसको सॉल्व करने में कुछ है, इसको तो अब आप ही सॉल्व करोगे। और यदि आप निरक्षीय स्थिति की बात करोगे, ये निरक्षीय तो आप तो जानते हो
जो भी इसका आंसर आएगा उसका आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे तो ई अक्षीय आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा लग रहा है ना ये हम करा चुके हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर बता देती हूँ कि कौन सा एग्जांपल नंबर है और ये हमने कहाँ करा लिया आपको क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दे जब तक क्वेश्चन पढ़े। ये क्वेश्चन कराया तो है मैंने, ये रहा देखिए एग्जांपल नंबर 10। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 14। आंसर है माइनस के Q/4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में भी क्या आ रहा है, आंसर Q/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, मत करो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़ो। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन व अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। प्रोटॉन क्या होता है 1h1, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1s2, अल्फा कण क्या होता है 2he4। ठीक है, अब तो हमें फाइंड भी क्या करना है, त्वरण। तो F इक्वल टू एक तो हम QE जानते हैं और एक हम जानते हैं MA। इन दोनों चीजों को आप उठाओगे, A इज इक्वल टू QE/M। अब हम सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। AP चार्ज भी 1 होता है और मास भी 1 होता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन की यदि मैं बात करूं, चार्ज कितना है 1, ये चार्ज होता है, ये मास होता है। चार्ज कितना है 1, मास कितना है डबल। अल्फा कण की यदि मैं बात करूं, चार्ज कितना है डबल, मास कितना है 4। अब इनकी हम तुलना करें, QE 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 कैंसिल, M M M, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ भी बचा 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब आएगा 2 1 1। एक तरीके से यही है ना, एक तो इसका डबल होता है ना, आधे का डबल होता है 2 1 1। और यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो देखो इस कंडीशन में जब अपॉन में चीज आती है तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका 2, बस यही रेशियो है। अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, 2:1:1। देख लीजिए फटाफट। अब हम समरी कराते हैं पूरे चैप्टर की। कॉपी किताब लेके तो आप बैठे हुए हो ही। अब क्वेश्चन नोट कीजिए और बुक फटाफट से खोल लीजिए, या नोट्स आपने बना रखे हैं तो नोट्स खोल लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ।
देखो, आवेशों के प्रकार नहीं पूछे जाते, विद्युत आवेश नहीं पूछा जाता है। डन। ये टॉपिक्स आपको ऐसे मैच करने हैं। फर्स्ट टॉपिक बता दिया, परिचय परिचय तो कुछ है नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है मैंने। फिर आता है आवेशों के प्रकार, आवेशन के प्रकार। घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ये आपको बताया हुआ है मैंने। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि आवेशन कहते किसे हैं, और कोई भी एक विधि दे देगा कि आवेशन की प्रकार की कोई एक विधि समझाइए, तभी तीनों आवेशन आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युतदर्शी को समझाइए, पूरा इसमें वर्णन करना है। आवेशों के गुणधर्म के अंदर आपको बोल सकता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण समझाइए, ठीक है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि विद्युत आवेशों की योज्यता से क्या मतलब है। क्वेश्चन आ गया कि विद्युत आवेशों के गुणधर्म कितने हैं, किन्हीं 3 गुणधर्मों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वांटीकरण का पूछा जाता है, इसको स्टार लगाओ कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपसे कूलाम का नियम पूछ लिया जाएगा कि कूलाम के नियम को डिफाइन करो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी, लिख लो आराम से। कूलाम नियम की डेफिनेशन, परिभाषा आपसे पूछ लिया जाएगा कि विमा बताओ, एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ, के की विमा बताओ, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, के का मात्रक बताइए। थोड़ा धीरे बोल लो, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो वो लिख भी पाए। ऐसा ना हो कि कॉपी में टिक लगाए जा रहे हो आप, टिक मत लगाओ, टिक नहीं लगाना बेटा। टिक कितनी बार लगाओगे कॉपी में, मैं आपको बहुत मौके दूंगी टिक लगाने के, टिक मत लगाओ, आप तो लिखो इन क्वेश्चनों को। और यदि कोई बच्चा टिक भी